हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट चैप्टर। आज हम लोग ग्रेविटेशन देखने वाले हैं कि ग्रेविटेशन के बारे में लूसेंट में क्या क्या दिया हुआ है। ग्रेविटेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे डे टू डे लाइफ में। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और बॉडी पर जो भी फोर्स लगता है अर्थ की तरफ, उसी को हम ग्रेविटेशन से समझ सकते हैं। अब ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन क्या है, इसका डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हर एक बॉडी हर दूसरे बॉडी पर एक फोर्स लगाता है। फोर्स क्या है, ये तो हम लोग पिछले चैप्टर में देख लिए थे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक बॉडी एक दूसरे पर एक फोर्स लगाता है, जिसको कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। अब न्यूटन ने ग्रेविटेशन के ऊपर एक लॉ दिया था, जिसको कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। इसमें क्या बात किया गया है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट बॉडीज is directली proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि देखिए कि जो भी फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब अगर एक बॉडी का मास m1 है और एक बॉडी का मास m2 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r, उसके। तो इनवर्स रिलेशन जो है वो स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर के टर्म्स में डिनोटेड है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चूंकि m1 m2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है और r पे भी डिपेंड कर रहा है, जो कि डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 है। इसीलिए जो हमारा एक इक्वेशन निकल के आया, फॉर्मूला निकल गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या है, m1 m2 by r²। यहाँ पे g जो है लगाया गया है ताकि इक्वेशन को इक्वेशन में ये कांस्टेंट ऐड किया गया है। ठीक है, जहाँ पे जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू भी ध्यान में रखना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये पूछा जाता है, काफ़ी एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो इसका वैल्यू ध्यान रखना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो फॉर्मूला है F=g m1m2/r², इसको आपको याद कर लेना है। m1 m2 क्या है और r क्या है, और साथ ही में g का वैल्यू क्या है। अब अगला पॉइंट आता है ग्रेविटी, कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग पढ़ लिए, तो ये ग्रेविटी क्या है, क्या दिया हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था कि दो, कोई भी दो मास के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। बट इस दो में से एक मास को जब हम अर्थ से रिप्लेस कर देंगे, तो जो फोर्स लगेगा उसे ग्रेविटी बोलेंगे। साफ साफ डायरेक्ट आसान शब्दों में उसको ग्रेविटी बोलेंगे। तो अर्थ के द्वारा जो भी फोर्स लग रहा है, जो कि हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, उसको हम ग्रेविटी कहें। अब जब खींचा, एक फोर्स लगा किसी भी बॉडी पर, तो उस फोर्स में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया गया ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और जिसको कि जी से डिनोट किया जाता है। अब इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, याद कर लेना है। ये जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करता है। ये अर्थ के हाइट से डिपेंड वेरी करता है, कहाँ पे रखा हो गया, कहाँ पे रखा गया है वो बॉडी पूरे अर्थ में, वो पोल्स पे रखा गया है या इक्वेटर पे रखा गया है, इस पे भी डिपेंड करता है जी का वैल्यू। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम जी का वैल्यू 9.8 ले लेंगे। अगर अगर पूछा जाएगा कि जी ग्रेविटी जो है, जी जो है वो कैसे कैसे वेरी करता है, तो यहाँ पे उसका आपको आंसर मिल जाएगा कि जी जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है और डेप्थ पे डिपेंड करता है अर्थ के सरफेस से। और जी का वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम है पोल्स पे। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम है जी का वैल्यू, और यहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, इक्वेटर पे। अब जैसे जितना अर्थ जितना तेजी से रोटेट करेगा, उतना ही जी का वैल्यू घटेगा। ठीक है, और जी का मतलब बेसिकली एंगुलर स्पीड अगर अर्थ का बढ़ते जाएगा तो जी डिक्रीज करेगा। जबकि अगर एंगुलर स्पीड घटेगा, तो जी का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। अब पूछा जाता है कि अर्थ का स्पीड कितना बढ़ा दें कि कोई बॉडी वेटलेसनेस फील होने लगे। तो अर्थ का स्पीड अगर अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से 17 गुना टाइम्स बढ़ जाए, तो वो बॉडी वेटलेस फील होने लगेगा। अब इसके बाद आता है कि जब वेटलेसनेस की बात आई, तो हम लोग लिफ्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है कि लिफ्ट में जब ऊपर मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तब उससे वेट पे क्या असर पड़ेगा। तो इसमें अलग अलग कंडीशन दिया है, 5 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन है जब लिफ्ट स्टेशनरी होगा या मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उस केस में अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू ट्रू वेट। मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, जो उसका ट्रू वेट है बॉडी का वही रहेगा। कब, जब लिफ्ट स्टेशनरी है या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अगर लिफ्ट, दूसरा केस है अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मतलब कुछ एक्सेलरेशन से वो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो वजन जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वेट।
तो अपेरेंट वेट जो होगा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ट्रू वेट। अब उसका ठीक उल्टा केस है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से जा रहा है तो अपेरेंट वेट हल्का होगा एज कम्पेयर टू ट्रू वेट। ये सब आप लोग अनुभव किए होंगे। फिर इसका चौथा केस आता है कि अगर ऐसा केस हुआ कि भाई ऊपर का जो लिफ्ट है उसका कॉर्ड अगर टूट जाता है तो क्या होगा। तो उस केस में लिफ्ट और वो बॉडी दोनों फ्रीली फॉल होगा, मतलब वो दोनों जी एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा, ठीक है। और इस केस में वेट ऑफ द बॉडी जो है लिफ्ट पर जीरो हो जाएगा। इससे वेटलेसनेस वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। इसीलिए उस केस में बॉडी वेटलेसनेस फील करेगा। अब पांचवा केस है, अगर ये लिफ्ट नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है और एक्सेलरेशन भी है इसके पास, लिफ्ट के पास, और वो जी से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा। अब देखो बॉडी जो है वो तो लिफ्ट के अंदर है, तो वो जो है ये रहा बॉडी, ये है लिफ्ट। अब ये लिफ्ट जो है वो जी से ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, बट ये बॉडी जो है लिफ्ट के अंदर है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जी ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो क्या होगा, ये बॉडी लिफ्ट के सीलिंग पे जाके अटक जाएगा। जब अटकेगा उसके बाद जब यहाँ पे रहेगा, तब इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि अब ये कांटेक्ट में आ गया इस लिफ्ट के। तो ये लिफ्ट और ये बॉडी सेम स्पीड से मूव करेगा, सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, जो कि ए होगा ना कि जी होगा। तो इस तरीके से हम लोग वेट ऑफ बॉडी इन अ लिफ्ट कवर किए। इसके बाद आता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि सन के इर्द गिर्द ये प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, इसके बारे में केपलर नामक साइंटिस्ट ने कुछ लॉस दिए थे। उसमें बोला गया, आइए देखते हैं क्या क्या लॉस दिया। इसमें बोला गया कि सारे प्लैनेट जो हैं सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। और जब एलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई प्लैनेट मूव करता है तो वो एक सेंटर के अराउंड मूव नहीं करता है, वो दो सेंटर के अराउंड मूव करता है। जबकि सर्कल में एक सेंटर के अराउंड मूव करता है, एलिप्स में दो सेंटर होता है, दो फोकल पॉइंट होता है। तो जब ये प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, तो उसमें सन जो है वो एक फोकल पॉइंट पे स्थिर रहता है, जबकि प्लैनेट जो है उसके चारों तरफ घूमते रहता है। अब जब घूमेंगे तो अब यहाँ पे देखिए कि एक टाइम आएगा जब ये प्लैनेट्स जो है सन के काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे, और एक टाइम आएगा जब काफ़ी दूर चले जाएंगे। तो जो नज़दीक वाला पॉइंट है उसको पेरिजी बोलते हैं, और जो दूर वाला पॉइंट है उसको एपोजी बोलते हैं। अब इसी पर कुछ लॉस दिया है। पहला लॉ तो देख लिए, दूसरा लॉ है पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विथ सन एट ऑरिजिन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। इसका मतलब है कि अगर कोई प्लैनेट नज़दीक है सन के, तो उसके द्वारा जो एरिया स्वीप होगा, और कोई प्लैनेट दूर है उसके द्वारा जो एरिया स्वीप होगा वो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो यही बात लिखा हुआ है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि जब कोई प्लैनेट अर्थ के नज़दीक सन के नज़दीक जाता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, जबकि अगर वो प्लैनेट सन से दूर जाता है तो उसका स्पीड घट जाता है। यही इसका कॉन्सिक्वेंस है। इसीलिए बोला गया है कि स्पीड ऑफ अ प्लैनेट इज मैक्सिमम एट पेरिजी एंड मिनिमम एट एपोजी। पेरिजी जो क्या है वो नियरेस्ट पॉइंट है, एपोजी फार्देस्ट पॉइंट है। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होगा, पेरिजी पर होगा, और मिनिमम कहाँ होगा, एपोजी पर होगा। किसके थ्रू हुआ, ये केपलर्स लॉ के थ्रू बोला गया। अब इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड लॉ क्या था कि कोई भी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होगा उस सन के चारों तरफ घूमने का, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। और ये जो रिलेशन होगा ये कुछ ऐसा होगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये स्क्वायर और क्यूबिक के टर्म्स में एक रिलेशन केपलर ने निकाला था। और इसी रिलेशन के चलते हम लोग देखें कि भाई मर्क्यूरी का जो है वो रिवॉल्यूशन डेज सिर्फ 88 डेज है, जबकि जो फारदेस्ट प्लैनेट प्लूटो है उसका 247 ईयर्स है। मरकरी जो है वो सबसे नज़दीक में होता है सन के, और प्लूटो जो है वो सारे प्लैनेट्स में से सबसे दूर में से होता है। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि कैसे इसका रिवॉल्यूशन टाइम डिफर कर रहा है। अब इसका अगला जो टॉपिक है वो है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट आप सभी बचपन से सुने होंगे इसका नाम। इसको उपग्रह के नाम से जाना जाता है। इसको ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे बॉडीज है जो कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। अब ये अगर नेचुरल सैटेलाइट है, इसका जो प्रमुख एग्जांपल है वो है मून। वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, जबकि अर्थ का ही जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसमें से एक है इनसैट 1B, जो कि अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये आर्टिफिशियली ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया और उसको भेजा गया है ताकि ये अर्थ के चारों तरफ घूम सके और हमको कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराया जा सके। अब जब सैटेलाइट को भेज रहे तो उससे रिलेटेड एक ऑर्बिटल स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। ऑर्बिटल स्पीड के बारे में एक बात जान लीजिए कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ऑर्बिट के रेडियस पे, ठीक है। सिर्फ ऑर्बिट के रेडियस पे, कि
कोई भी सैटेलाइट को उस अर्थ से कितनी दूरी पर रखा गया है, इसी पर ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड करता है। अब जितना ज़्यादा हमारा ऑर्बिट का रेडियस होगा उतना ही कम इसका ऑर्बिटल स्पीड होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये हम लोग केपलर्स लॉ में देख चुके हैं। जितना दूर कोई प्लेनेट होगा उतना ज़्यादा टाइम उसको लगेगा, उतना धीरे चलेगा। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सैटेलाइट के केस में वो सीधा सीधी है, टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट, उसी को पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहा गया। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें बोला गया कि जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट ये इंडिपेंडेंट होता है मास के, उसके मास के। अब अर्थ के केस में जो पीरियड ऑफ सैटेलाइट है जो कि अर्थ के सरफेस के आसपास घूमता है उसका वो चूंकि रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कितना दूर है अर्थ के सरफेस से, और वो फिक्स क्वांटिटी है, इसीलिए जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन वो भी फिक्स क्वांटिटी, वो कितना है? 84 मिनट्स। अब एक पार्टिकुलर सैटेलाइट का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का केस। ये वो सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में मूव करता है, और अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में ये सैटेलाइट्स भी रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि इनका जो टाइम पीरियड है अर्थ को रोटेट करने का वो मात्र 24 घंटा है। ठीक है, ऐसे सैटेलाइट्स को ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहा गया है। ऐसे सैटेलाइट जो है अर्थ पे 36,000 किलोमीटर की हाइट पर घूमते हैं, और ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को पार्किंग ऑर्बिट कहा जाता है। अब इसके बाद एक टर्म आता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? तो एस्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इज इट गोस आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड नेवर रिटर्न्स टू अर्थ। मतलब एक ऐसा वेलोसिटी जो कि हम किसी पार्टिकल को दें तो वो अर्थ से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चला जाए। ठीक है, मतलब वो अर्थ के ऑर्बिट में घूम नहीं पाए बल्कि बाहर निकल जाए, वो ब्रह्मांड में चला जाए, कहीं चला जाए, बट इतना हम लोग उसको वेलोसिटी दे दें कि वो एस्केप कर जाए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। अब एस्केप वेलोसिटी का अगर हम लोग देखने जाएंगे कि वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो एस्केप वेलोसिटी ना ही मास पे डिपेंड करता है, ना ही शेप पे डिपेंड करता है, ना ही बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है, और ना ही डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है? एस्केप वेलोसिटी साफ साफ जो जी का वैल्यू है ग्रेविटी उस पे डिपेंड करता है, और आर पे डिपेंड करता है, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, या रेडियस उस ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द अर्थ, सिंपल है। तो एस्केप वेलोसिटी किसी भी बॉडी का वो √2 GR होता है, जबकि अगर उसी बॉडी को अगर हमको किसी ऑर्बिट में भेजना है, किसी सैटेलाइट का हम लोग को अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना है, तो वो हो जाएगा V0 = √GR। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर किसी भी सैटेलाइट को हम लोग अगर उसके स्पीड को √2 टाइम्स बढ़ा दें तो सैटेलाइट ऑर्बिट भी एस्केप कर जाएगा और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड भी एस्केप कर जाएगा, और वो दुनिया से बाहर निकल जाएगा, ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाएगा। तो इस तरीके से ग्रेविटी चैप्टर हम लोग कवर किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एस्केप वेलोसिटी, जो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये तो हालांकि बहुत हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं साइंस के मेंस वाले टॉपिक में। फिर केपलर्स लॉ पूछा जाता है काफ़ी, वेटलेसनेस के बारे में। इनफैक्ट ये चैप्टर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि बार बार क्वेश्चन है आंसर, तो ये बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए 2-3 बार वीडियो देखिएगा, देखते रहिएगा, ये आ जाएगा समझ में, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।